देखो दोस्तों, ये है पीस पगोड़ा दार्जिलिंग। साथ में रोड है और साथ में है टॉय ट्रेन की पटरियाँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना रोड, ये है हिल कार्ट रोड। सबसे पहले इसी रोड को अंग्रेज़ों ने बनाया था दोस्तों। इंडिपेंडेंस के दौरान जितने भी शहीद हुए थे उनकी यादगार में इसको बनाया गया वॉर मेमोरियल के तौर पे। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों, भैया हमें मिले हैं और अभी हमें पूरी सी साइटिंग कराएंगे दार्जिलिंग की। और सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन रहेगी वो है जापानीज़ पीस पकोड़ा। बहुत नामी जगह है दार्जिलिंग की। कभी आप आएँ तो इस जगह पे पहले आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कभी आप आएँ यहाँ पर दार्जिलिंग में, मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ये आपको पूरी सी साइटिंग कराएंगे। भैया हमसे ले रहे हैं पूरे टोटल 4000 रुपीज़, प्लस इसमें 2 दिन के हैं ये। इसमें टाइगर हिल्स भी है। तो आप देखें दोस्तों दृश्य सामने का। ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से कितना टाइम लगेगा भैया? जापानीज़ पीस पकोड़ा बस पहुँच गए। मतलब मेन दार्जिलिंग जो अपना माल रोड से ज़्यादा दूर का टाइम नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। दोस्तों देखिए, ये है जापानीज़ पीस पगोड़ा। अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे। एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये देखिए दोस्तों। जो देख रहे हैं ना आप, पूरा जापानीज़ आर्किटेक्चर है। इसको बनाने का मकसद यही रहा है कि दुनिया में जितनी वॉर जंगें हुई हैं, तो आपको पता है वॉर में लोग मरते हैं, तो शांति की स्थापना के लिए एक तरीके से हर जाति के लोग यहाँ पर आते हैं और शांति की प्रेयर करते हैं। देखो दोस्तों, ये है पीस पगोड़ा दार्जिलिंग। दोस्तों दरअसल इसकी जो हाइट आप देख रहे हैं ना, ये है 28 मीटर और डायमीटर जो है इसका वो है लगभग 23 मीटर का। और दोस्तों इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी निशिदात्सु फूजी, एक बुद्धिस्ट जापानीज़ मंक थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। बट जो डिज़ाइन बनाया था वो बनाया था एम ओका ने। और 1972 में इसको बनाने की शुरुआत की गई और 1992 तक इसको बना के तैयार कर लिया। लगभग 36 महीने लगे इसको बनाने में। जूते यहाँ उतार देते हैं, जूते सब ने यहाँ पर उतारे हुए हैं, हम भी उतार के चलते हैं ऊपर। दोस्तों जो पीस पगोड़ा है ये है जलापहाड़ हिल पर, जो दार्जिलिंग में है। हिल का नाम है दरअसल। और इस जो एक तरीके से मठ बनाया हुआ है, जो ये मंदिर टाइप बनाया हुआ है बुद्धिस्ट, यहाँ पर बुद्धा के 4 अवतार रखे गए हैं, जिसमें से एक मैत्रेय बुद्धा भी है। यह देखिए दोस्तों, भगवान बुद्धा। दोस्तों पीस पगोड़ा, जिसको हम शांति स्तूपा भी कहते हैं, शांति स्तूप दार्जिलिंग के अलावा हमारे भारत देश के कई शहरों में भी हैं, जैसे राजगीर में है, दिल्ली में है, धौलीगिरी भुवनेश्वर है, लद्दाख, वैशाली, और इंटरनेशनल यानी ऑल ओवर वर्ल्ड भी है। जापान है, बांग्लादेश, कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में पीस पगोड़ा यानी शांति स्तूपा स्थापित है। बल्कि इसको इस तर्ज पे स्थापित किया गया था जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। एक तरीके से इसको पीस सिंबल के तौर पे लिया जाता है। मेडिटेशन पोजीशन में ये आपने देखा दोस्तों, 1 2 4 भगवान बुद्ध की पोजीशन, अलग अलग पोजीशन दिखाई गई है भगवान बुद्ध की। तो इसी को ये डिनोट करता है पूरा ये पीस पकोड़ा जापानीज़। अब यहाँ से चलते हैं नीचे बुद्धिस्ट टेम्पल की ओर। यही दोस्तों निशिदात्सु फूजी गुरुजी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, पीस पकोड़ा जापानीज़। इनकी फ़ोटो है ये जापान के रहने वाले थे दरअसल। अलग अलग जगह पे ये पीस पकोड़ा बनाया गया है, जापान में भी, यूएसए में भी, श्रीलंका में भी, इटली में भी। और ये लुम्बिनी पीस पकोड़ा, और एक जो आपने देखा दार्जिलिंग में, ये दार्जिलिंग में निशिदात्सु फूजी, जिस मैंने आपको बताया था ना नाम, वो ये है।
शांति बहुत रहती है इस जगह पे, सीरियसली। पूरी मेडिटेशन कर रहे हैं लोग यहाँ पर, बिल्कुल शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस। दोस्तों, हम बुद्धिस्ट टेंपल के दर्शन हमने कर लिए हैं। इस बुद्धिस्ट टेंपल के अंदर ना मोस्टली जो निशिदात्सु फूजिदो मंक थे उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। वैसे पीस पकोड़ा का मकसद जो था बनाने का वो यही था कि उस दौरान वॉर चल रही थी और यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वॉर कर दी थी, और उसके रिगार्डिंग दुनिया में पीस, शांति और जो युद्ध चल रहा है उसको लोग छोड़ करके शांति की तरफ बढ़ें, इसीलिए इसका मकसद था पीस पकोड़ा को इस्टेब्लिश करने का। तो वैसे भी जो बुद्धिस्ट धर्म होता है वो शांति का मजहब है। यहाँ से हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। भाई दार्जिलिंग में आज लग रहा है जाम तगड़ा वाला। देखो कुछ अनाड़ी लोग होते हैं जो गाड़ी के बीच में गाड़ी घुसा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा जाम लग जाता है पीछे। वैसे जो दार्जिलिंग की रोड होती है ना, दार्जिलिंग की क्या जितने भी स्टेशन है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, सबकी रोड्स काफ़ी छोटी हैं। थोड़ा सोच समझ के चलाना चाहिए, एक के पीछे एक गाड़ी रखनी चाहिए। ओवरटेक करोगे तो पंगा हो जाता है फिर। अब यहाँ हमारी गाड़ी फंस चुकी है। दोस्तों अभी हमें जाना है घूम मोनेस्ट्री। घूम मोनेस्ट्री जाने से पहले मैं आपको कुछ दार्जिलिंग की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग आखिर बना कैसे, ये दार्जिलिंग नाम कैसे पड़ा। दरअसल दोस्तों दार्जिलिंग नाम आया डॉर्जे लिंग से। डॉर्ज का मतलब होता है वज्र, वज्र के समान, मतलब मजबूत। क्योंकि पहाड़ी लोग शरीर से बहुत मजबूत हुआ करते थे, तो उनको एक तरीके से ये नाम दिया गया डॉर्जे। और लिंग मतलब होता है दोस्तों स्थान। अब लिंग मतलब आप कुछ और मत समझ लेना। तो लिंग से स्थान हो गया, तो ये नाम पूरा पड़ा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, अगर इंग्लिश में हम बोले इसका मतलब ये बैठता। तो डॉर्जे लिंग बना, और डॉर्जे लिंग से फिर बन गया दार्जिलिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये डॉर्जे की भूमि है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दार्जिलिंग। अब दोस्तों दार्जिलिंग पहले सिर्फ दार्जिलिंग नहीं था, ये टेरिटरी पहले सिक्किम के रूलर चोग्याल्स के अंडर थी। तो उस दौरान यहाँ पर जो इनहैबिटेट्स खैर अभी भी हैं, वो ज़्यादातर नेपाल के लेप्चा और आपका जो ये लिम्पू दरअसल आपको नागालैंड और आपका असम यहाँ के जो कम्युनिटी है उनको कहते हैं। और ये जो लेप्चा हो गया, लेप्चा अपना नेपाल हो गया, और कुछ सिक्किम का और कुछ भूटान का, इस एरिया में जो रहने वाली जो कम्युनिटी होती है, दरअसल यही जो कम्युनिटी हैं जो अभी दार्जिलिंग में दरअसल रह रही है। पुराने समय से यही लोग यहाँ पर रहते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो कब्ज़ा था वो चोग्यास रूलर का था, जो सिक्किम के राजा थे। मगर उसी दौरान जो नेपाल की किंगडम थी, गुरखा किंगडम, वो भी इस टेरिटरी को हथियाना चाहते थे। तो उन्होंने काफ़ी हद तक हथिया भी ली इस चीज़ को। मगर उसी बीच आया ईस्ट इंडिया का शासन। अब शासन तो नहीं कहूँगा, मगर ईस्ट इंडिया का राज था लगभग स्टार्टिंग के, मतलब एंड के 18th सेंचुरी कह सकते हैं, या स्टार्टिंग की 19th सेंचुरी। उस दौरान ईस्ट इंडिया का इस जगह पे इंटरेस्ट बनने लगा। अब हुआ क्या, जो गुरखा किंगडम था और जो चोग्याल रूलर थे, उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़े भी हुए, वॉर भी हुआ। तो उस वॉर को रुकवाने के लिए ईस्ट इंडिया ने दखल दिया बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों ने, यानी कि ब्रिटिश राज ने। अब भाई जब वो यहाँ पर इस एरिया में आए तो उन्होंने देखा भाई ठंडा मौसम है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत वादियाँ हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। मतलब उन्होंने अपने जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ से वो आए थे, वो ठंडे देश से आए थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने हिसाब का उन्होंने माहौल मिला कि भाई यहाँ पर वो आके छुट्टियाँ बिता सकते हैं, यहाँ पर आके रह सकते हैं। उनको काफ़ी पसंद आया माहौल, काफ़ी साफ़ सुथरा हिसाब किताब था, काफ़ी साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर था। तो भाई हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने अपनी आर्मी भेजी। आपको याद होगा 1814 के आसपास शायद एक जंग लड़ी गई थी एंग्लो नेपाली, जिसमें जो नेपाली गुरखा किंगडम था वो हार गया था। और भाई जब वो अंग्रेज़ जीत गए तो एक ट्रीटी साइन की गई, जिसमें ये था कि भाई जो भी आपने टेरिटरी हथिया ली है वो वापस चोग्याल रूलर को दे दिया जाए सिक्किम के। अब भाई हुआ भी ऐसा ही, जो गुरखा किंगडम थे वो हार गए थे, तो उन्होंने जितनी भी टेरिटरी वापस ली थी, मतलब ले ली थी दार्जिलिंग वाली, वो वापस सिक्किम रूलर चोग्याल्स को दे दी। अब भाई यहाँ पर आते ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई तो उन्होंने यहाँ पर लीज पर ज़मीन ली चोग्याल रूलर से, अपनी
टी प्लांटेशन के लिए, मतलब एक तरीके से टी प्लांटेशन के लिए भी, और अपना पूरा एक तरीके से पूरा आर्मी कैंप बनाने के लिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर लोग रहें और निगरानी रख सकते पूरे जो ये प्रोविंस था, ईस्ट प्रोविंस, इस हिसाब से। अब टी प्लांटेशन के लिए भी माहौल बहुत बढ़िया था, तो उन्होंने शुरुआत में एक्सपेरिमेंट किए जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया के 2 ऑफिशियल्स यहाँ पर भेजे गए, एक फिजिशियन थे, एक बोटेनिस्ट थे, एक का नाम हुकर था, एक का नाम जॉर्ज था। अब दोनों के दोनों यहाँ पर जब आए तो उन्होंने जब देखा कि भाई टी प्लांटेशन तो कर देंगे, बट यहाँ पर उनको अपना छोटा मोटा सेटअप भी बनाना था, जिसमें कुछ स्कूल्स भी थे, कुछ उनका ऑफिस भी थे, और कुछ जो उनके कोर्ट्स थे वो भी बनाने थे। उसके लिए चाहिए थी लेबर्स। अब लेबर आए कहाँ से? अब उस दौरान होता क्या था, जो ये दार्जिलिंग का पूरा एरिया था, यहाँ पर आसपास के लोग काम करने के लिए आते थे। भूटान से भी आते थे, नेपाल से भी आते थे, कुछ सिक्किम के लोग भी थे, और कुछ आपका ये आपका नागालैंड के कुछ लोग भी यहाँ पर आते थे। मतलब ये कम्युनिटी ज़्यादा आती थी। तो भाई हुआ क्या, ईस्ट इंडिया को चाहिए थी लेबर, और लेबर मिली उनको यहाँ पर, जब यहाँ पर वो काम के तलाश में लोग आया करते थे। तो हुआ क्या, जो लोकल लोग थे यहाँ के सिक्किम के, मतलब जो दार्जिलिंग के और जो चोग्यास रूलर थे, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर लोकल लोगों को परेशानी हो रही है, बाहर के लोगों को काम मिल रहा है और जो लोकल लोग हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा। अब हुआ क्या, जो चोग्यास रूलर थे उन्होंने दोनों को अगवा कर लिया, जो जॉर्ज और हुकर थे। अगवा करने के बाद भाई उन्होंने कुछ दिन रखा। उसके बाद हालांकि उन्होंने कोई हर्ट नहीं किया, कोई मारा पीटा नहीं, बट उन्होंने वापस अंग्रेज़ों को दे दिया, उनको छुड़ा करके। मगर अंग्रेज़ों को ये बात लग गई अंदर से कि भाई दोनों के दोनों हमारे जो इनके अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनको कैसे अगवा कर लिए चोग्यास रूलर्स ने। उसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने जो दार्जिलिंग की टेरिटरी थी, जो कभी लीज पे ली थी चोग्यास रूलर से, वो सारी हथिया ली भाई अपने आर्मी के दम पर। और हथियाने के बाद 1850 में इसको म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दे दिया, मतलब दार्जिलिंग प्रॉपर एक तरीके से हिल स्टेशन बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ये टॉय ट्रेन भी आई, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया। मगर दोस्तों ये जो आपका दार्जिलिंग है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, दार्जिलिंग पड़ता है टिस्टा और मेची नदी के बिल्कुल बीच। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दार्जिलिंग है कहाँ पर। तो थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो सिक्किम का स्टेट पड़ जाता है। अगर ये मैं कहूँ कि भाई जो दार्जिलिंग था कभी सिक्किम यानी चोग्यास रूलर के अंडर था, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मगर भाई अंग्रेज़ों के इंटरफेरेंस से जो डेमोग्राफी है, जो प्रोविंस है, काफ़ी बदल गया है। और अब तो भाई दार्जिलिंग बहुत क्राउडेड हो चुका है और एक नामी हिल स्टेशन बन चुका है। और उस समय अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग के तर्ज पे ही शिमला, ऊटी, नैनीताल इस तरीके से कुछ हिल स्टेशन बनाए थे, ताकि वो खाली समय पे यहाँ पर आके बस जाएं, क्योंकि भाई ठंडा माहौल था, उनके हिसाब उनके मुताबिक माहौल था, उनके मुताबिक वेदर भी था। तो देखा जाए तो भाई पूरी अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए लोगों को लड़वाया भी, सुलह भी करवाई, जहाँ उनको फ़ायदा दिखता था वो वहाँ पहुँच जाया करते थे। और सबसे अलग बात ये भी है दोस्तों कि जो दार्जिलिंग की जो प्रोविंस पड़ता है सिक्किम की, वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये भी सोचा था कि भाई अगर दार्जिलिंग पे यहाँ पर बेस बना लिया जाए आर्मी का, तो नज़र निगरानी रखने में काफ़ी सहायता होगी सिक्किम पर भी और नीचे का जो वेस्ट बंगाल का एरिया है। दरअसल जो दार्जिलिंग है उसके ऊपर हम बोलें, नॉर्थ में सिक्किम पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है नेपाल, और वेस्ट में पड़ता है यानी कि ईस्ट मोस्ट जिसे हम बोलते हैं। दार्जिलिंग के वेस्ट कह सकते हैं और दार्जिलिंग के ईस्ट भी कह सकते हैं। दार्जिलिंग के ईस्ट, सॉरी वेस्ट नहीं, दार्जिलिंग के ईस्ट पड़ता है आपका असम, नागालैंड और भूटान, और नीचे आपका बांग्लादेश, आपको पता ही है साउथ साइड में। तो ये है दोस्तों पूरी प्रॉपर कहानी दार्जिलिंग की। और अब देखते हैं आज हम कितना एक्सप्लोर कर पाए कि दार्जिलिंग को कितना साइट सीइंग कर पाएंगे। अभी तो आगे पता लगेगा, क्योंकि जाम लगातार लगा जा रहा है यहाँ पर। देखिए अभी हम जाम में फंसे हुए, जस्ट अभी खुला है जाम। अच्छा भाई, ये जो घूम मोनेस्ट्री यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? ऐसे हार्डली आपका 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर पहाड़ों पर 7 किलोमीटर वैसे बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तो ट्रैफिक भी जाम है। अगर ट्रैफिक जाम नहीं होता तो हमें बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मुझे याद है मैं आज से 12 साल 13 साल पहले दार्जिलिंग आया था, बट मैं मेन यहाँ पर दार्जिलिंग में नहीं आया था, घूमा था। मतलब यहाँ पर आके मैं होटल में यहाँ नहीं लिया था, मैंने होटल लिया था घूम में, और वहाँ पर आपका टॉय ट्रेन का स्टेशन भी है घूम में, मैंने देखा था।
बहुत स्लो ट्रैफिक है। अच्छा आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, ये है टॉय ट्रेन की पटरियाँ, साथ में रोड है और साथ में है टॉय ट्रेन की पटरियाँ। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना रोड, ये है हिल कार्ट रोड। सबसे पहले इसी रोड को अंग्रेज़ों ने बनाया था दोस्तों, मतलब ये कहा जा सकता है दार्जिलिंग का सबसे मेन रोड है। हालांकि छोटे छोटे और रोड भी हैं, उसको बाद में कनेक्ट कर दिया गया, और जितने भी यहाँ पर रोड हैं वो सारे मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों के नाम पे ही बनाए गए थे उस दौरान। और अंग्रेज़ों का जब शासन था तो भाई उन्होंने काफ़ी मेंटेन किया, तो अब तो भाई काफ़ी चीज़ें थोड़ी बिगड़ सी भी गई हैं और समय भी काफ़ी हो गया। हालांकि अभी अंग्रेज़ों का आर्किटेक्चर काफ़ी यहाँ पर है, बना हुआ है, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, तो जब यहाँ से अंग्रेज़ गए तो भाई उनका जो थोड़ा ताम झाम था ये भी यहाँ पर रहा। तो जितने भी अमीर लोग थे भारत के, उन्होंने अंग्रेज़ों से अब उनकी जगह खरीद ली पैसे दे करके, जिसमें उनके ऑफिसेज भी थे, उनके कोर्ट रूम भी थे, उनके जो ऑफिसेज थे वो भी थे, और जो दार्जिलिंग की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी वो भी थी। और साथ में दोस्तों टी स्टेट्स यानी कि टी गार्डन्स, वो भी हिंदुस्तान के जो रईस लोग थे उन्होंने खरीद लिए थे। दोस्तों अभी आपने देखा, ये है दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। स्टीमर लाइन है ना? अच्छा अलग लाइन भी है इसमें? ये स्टीम वाला इंजन है और दूसरा डीजल वाला इंजन है। अच्छा इसमें दो इंजन है, एक स्टीमर इंजन है, ये तो बहुत पुराना हुआ अंग्रेज़ों के टाइम का। डीजल इंजन तो अभी चलाया होगा अभी रिसेंटली। ज़्यादातर हमारे अभी जो इंडियन रेलवे चल रही हैं वो डीजल इंजन पे चल रही हैं। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि ये जो टॉय ट्रेन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये यूनेस्को की साइट के अंडर है दोस्तों। कितनी बड़ी बात है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। वैसे मैं 2 बार आ चुका हूँ, ये मेरा दूसरी बार है दार्जिलिंग, मगर मैं कभी टॉय ट्रेन में नहीं बैठा क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप NJP से बैठते हो यानी कि सिलीगुड़ी से, तो आपको दार्जिलिंग पहुँचने में लगभग 6 घंटे लगेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र होता है और बीच में हमें समय नहीं मिलता बैठने के लिए, क्योंकि हमें सीट साइन करनी होती है। इसीलिए दार्जिलिंग घूमने के लिए दोस्तों वैसे 2 दिन काफ़ी होते हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है। अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है, पूरी साइट सीइंग करनी है दार्जिलिंग की, तो पूरा 1 दिन आपको मान के चलो, और दूसरा दिन आप टाइगर हिल को दे सकते हो। हमने जो प्लानिंग की है वो ये की है कि आज हम टाइगर हिल नहीं गए हैं, कल हम जाएंगे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। और टाइगर हिल जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपका जो आधार कार्ड है नहीं, अच्छा गाड़ी का, सॉरी, हमें अपना टूरिस्ट का नहीं लेना पड़ता, गाड़ी का लेना पड़ता है। जो आपके साथ गाड़ी जाएगी उनको परमिशन चाहिए होता है, उनको परमिट चाहिए होता है टाइगर हिल जाने के लिए। दोस्तों गाड़ी भैया ने पार्क कर दिया, हम आ गए हैं मोनेस्ट्री। ये है घूम मोनेस्ट्री, और अब यहाँ एंट्री करते हैं। नाम आप पढ़ लो दोस्तों, ये तो शायद बुद्धिस्ट में लिखा है, दंगोंग समथेन चोलिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये है घूम मोनेस्ट्री, इसको ईगा चोलिंग मोनेस्ट्री भी कहते हैं, इस नाम से भी ये फेमस है, पॉपुलर है। दोस्तों इस मोनेस्ट्री के अंदर बुद्धा के, मैत्रेय बुद्धा की स्टैचू रखी हुई है। मैत्रेय बुद्धा फ्यूचर बुद्धा को कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई फ्यूचर में बुद्धा होंगे, पीस शांति की स्थापना करेंगे, जो भी बातें होती हैं वही है। वैसे जितनी भी आप मोनेस्ट्री देखोगे बुद्धिस्ट की ना, उसमें आपको सारी की सब शांति मिलेगी। तो यहाँ पूरा रहने का पूरा प्रेमिसेस है, टॉयलेट भी है, कोई समस्या नहीं।
दोस्तों आप ये देख रहे हैं पीछे मोनेस्ट्री, घूम मोनेस्ट्री, ये 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया लामा शिराब ग्यासो ने इसको इस्टेब्लिश किया। और आप इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं ये सारा पुराना आर्किटेक्चर है। मतलब काफ़ी समझ लीजिए कि 200 साल पुराना आर्किटेक्चर हुआ है। दोस्तों मोनेस्ट्री, घूम मोनेस्ट्री हम घूम चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बतासिया लूप। ये बड़ी नामी जगह है, रास्ते में पड़ती है। मतलब एक तरीके से बतासिया लूप वॉर मेमोरियल है। अब अंदर जाके पता लगेगा पूरी डिटेल के क्या क्या चीज़ है। बस पहुंच के आपसे दोबारा मिलता हूं मैं थोड़ी देर में। दोस्तों हमारी बतासिया लूप में एंट्री हो गई है और ये देखो आप एंट्री करते ही आपको टॉय ट्रेन की ट्रैक मिलेगा, इसी के नज़दीक है। लो एंट्री करते हैं। थोड़ा नाम दोस्तों बतासिया लूप एक तरह से हिल टॉप पर है, थोड़ी हाइट पर है और ये 1995 में बनाया गया था इसको। और जितने भी हमारे गोरखा सोल्जर्स थे, वैसे और भी जितने भी सैनिक थे इंडिपेंडेंस के दौरान, जितने भी शहीद हुए थे, उनकी यादगार में इसको बनाया गया वॉर मेमोरियल के तौर पे। ये स्मारक है, देखिए बीच में, कितना बढ़िया है ये। दोस्तों एक पवित्र स्थान से कम नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्त ऐसी जगह जो होती है ना वॉर मेमोरियल, हमें हमेशा उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर अपने आप कॉस्ट्यूम चेंज करके इस तरह से पहाड़ी लुक में फ़ोटो भी ले सकते हैं, लोग ले रहे हैं देखो। अच्छा छोटा सा मेमोरियल बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। और व्यू देखो आप गजब का। यहाँ से टॉय ट्रेन जाती होगी बीच में से होते हुए, जो मैंने अभी आपको ट्रैक दिखाया था ना पुल वाला, वहाँ से होते हुए बाहर निकलती है। ये देखिए दोस्तों व्यू देखो आप दार्जिलिंग का ऊपर से, शानदार। दोस्तों जब मैं 12-13 साल पहले यहाँ पर आया था ना, तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट्यूम पहन के फ़ोटो भी खिंचवाई हुई है। ये पहाड़ी कॉस्ट्यूम होते हैं, गोरखा कॉस्ट्यूम जिसे बोलते हैं, तिब्बती लोग जो पहनते हैं मोस्टली। लोग अक्सर यहाँ पर आके कपल्स जो होते हैं खिंचवाते हैं फ़ोटो। कभी आप यहाँ पर आए तो खिंचवा सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बतासिया लूप की एंट्री टिकट है पर हेड 50 रुपीज़, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप यहाँ पर दार्जिलिंग आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइए भाई। वॉर मेमोरियल है हमारे शहीद जवानों का, उसके लिए समर्पित है, तो भाई ऐसी जगह पे ज़रूर आना चाहिए। आपको एक बूस्ट अप भी मिलता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आगे शायद नाम भी लिखे हुए हैं जो हमारे जवान शहीद हुए थे, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया ना रोल ऑफ ऑनर, देखिए कितने सारे नाम हैं। सिर्फ गोरखा ही नहीं, जो और भी हमारे जवान थे जो गोरखा रेजिमेंट में थे, उनके ये सारे शहीदों के नाम हैं। मोस्टली इसमें सारे गोरखा रेजिमेंट के ही हैं। ये देखिए खरगा बहादुर गुरुंग, सहदेव तमंग, संदीप थापा, ये जितने भी सरनेम है सारे गोरखास के ही होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है रॉक गार्डन। मगर रॉक गार्डन जाने से पहले भैया कुछ बात बता रहे थे, बहुत ज़रूरी और आपको भी ध्यान देने वाली बात है। दार्जिलिंग की जनसंख्या जब दार्जिलिंग बना था तो यहाँ पर 1,18,000 की जनसंख्या थी और आज प्रेजेंट टाइम में 18 लाख की जनसंख्या, मतलब काफ़ी बूस्टअप हो गया यहाँ पर दार्जिलिंग में, जनसंख्या का विस्फोट हो गया देखा जाए तो। मगर अभी भैया बता रहे हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अब जो दार्जिलिंग के लोकल लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे, 1 या 2, और जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं भी होते वो भी बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। इसके कारण जो टी गार्डन है दार्जिलिंग के, शायद हो सकता है कि धीरे धीरे बंद हो जाएं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। अगर टी गार्डन बंद हो गए तो भाई हम चाय कहाँ से पियेंगे। दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया और साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड। हालांकि भैया ऐसा बता रहे हैं, मगर ऐसा कब तक होगा ये कहना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो माँ बाप पढ़ लिख गए वो उनके बच्चे भी पढ़ लिख गए, सॉरी जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपने बच्चों को हायर स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ लिख करके वो बड़े आदमी बन रहे हैं, तो वो क्यों टी गार्डन में काम करेंगे। मगर जो टी गार्डन चला रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस गार्डन में क्या है, रेनी सीजन में भी काम करना ही पड़ेगा। हाँ भैया बता रहे हैं कि टी गार्डन में हर सीजन में काम करना पड़ता है, खासकर रेनी सीजन में भी। और टी गार्डन में जो लेबर काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनको उस हिसाब से वेजेस भी नहीं मिलते हैं। तो अगर बाहर से भी अगर लेबर लाई जाए तो हो सकता है कि उसको
जो टी गार्डन का मालिक है उसको अफोर्ड ना कर पाए। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। हम नहीं चाहते कि टी गार्डन ऐसे तुरंत बंद हो जाए, क्योंकि रोजगार लोगों को मिला हुआ है, मगर समय कुछ पता नहीं है, फ्यूचर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छा हिल स्टेशन आता है भारत का ये। मैं ऑल हिल स्टेशन पे भी गया हूँ, शिमला भी गया हूँ, मसूरी भी गया हूँ, मनाली भी गया हूँ, मगर दार्जिलिंग की वाइब अलग है भाई। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन है, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, जिसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में नाम है। और बाकी जो इंग्लिश आर्किटेक्चर यहाँ पर बहुत सारे हैं। हालांकि नैनीताल में भी आप देख सकते हो, शिमला में भी देख सकते हो, ऊटी में भी देख सकते हो, बट दार्जिलिंग की पहचान काफ़ी अलग है दोस्तों। हम यही उम्मीद कर रहे हैं, यही हमारी प्रार्थना भी है कि दार्जिलिंग अच्छे से मेंटेन रहे, डेवलप रहे और लोग यहाँ के जो हैं ग्रोथ करते जाएं। मगर हाँ, थोड़ा सा पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा है। क्योंकि हिल स्टेशन जो होता है ना, थोड़ा सा खाली खाली अच्छा लगता है। ज़्यादा जब भर जाता है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को आना जाने में भी दिक्कत होती है और लोकल लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। देखो ये भी एक टी स्टेट है, ऑर्गेनिक टी स्टेट। नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टी स्टेट भी आएंगे। टी स्टेट दोस्तों बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको आगे जानकारी भी दूंगा थोड़ी, क्योंकि जब दार्जिलिंग में अंग्रेज लोग आए तो उस टाइम पे 54 नहीं 56 टी गार्डन है और अभी इस दौरान 100 टी गार्डन है, मगर उसमें से 87 रिकॉग्नाइज्ड है। और लगभग आज के दौर में 60 से 80 हज़ार लोग वहाँ पर काम करते हैं टी गार्डन में। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। आप ये देखिए, ये देखिए टी गार्डन, ये भी टी गार्डन ही है भैया, छोटे छोटे टी गार्डन बनाए हुए हैं। बहुत गजब व्यू है, बहुत बढ़िया नज़ारे। देखो दोस्तों आप नज़ारे, ये देखो ऊपर दार्जिलिंग टाउन, ये ऊपर है देखो, ये दार्जिलिंग टाउन है, देखो कितना फैला हुआ है भाई साहब। दार्जिलिंग बहुत फैल गया यार, बहुत फैल गया। वैसे दोस्तों दार्जिलिंग की जो हाइट है वो 2000 मीटर की है और लगभग 7 किलोमीटर के पूरे फैलावट में फैला हुआ है दार्जिलिंग। घूम के नज़दीक, घूम के बाद दार्जिलिंग पड़ जाता है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। और देखो टी गार्डन देखो, आप टी गार्डन देखो तो भैया साइड से ले, यहाँ से दिखाई देगा। देखो ये टी गार्डन, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। देखो दोस्तों ये टी गार्डन है, छोटे छोटे। दोस्तों हम आए हैं रॉक गार्डन। ये देखिए आप व्यू सामने का, बहुत बढ़िया। और शायद दार्जिलिंग का मैं पहला वाटरफॉल देख रहा हूँ। इसकी एंट्री टिकट है 20 रुपये। अभी एंट्री टिकट लेते हैं, अभी ऊपर भी चलेंगे दोस्तों। ऊपर से चढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा स्टीप है। मैं ये कह रहा था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सिक्किम के राजा जो चोग्याल रूलर थे उनसे ये जगह ले ली, दार्जिलिंग का जो एरिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर डेवलपमेंट की, टाउनशिप बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो 1835 में जब राजा से जगह ले ली थी तो 1839 में सिर्फ 100 लोग थे यहाँ पर दार्जिलिंग में, अंग्रेज़ों के जितने भी लोग थे। उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर ये जो लोग थे 10,000 हो गए। उसके बाद दोस्तों 1980s में गोरखा लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप था, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर टूरिस्ट का आना कम हो गया उस दौरान। फिर उसके बाद दोबारा टूरिस्ट को वापस लाने के लिए एक नई ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था दार्जिलिंग गोरखा ऑटोनोमस हिल काउंसिल। ये ग्रुप था जिन्होंने दोबारा जितने भी टूरिस्ट थे उनको रिझाने के लिए दोबारा वापस लेकर के आए टूरिस्ट को, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। फिर धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। दोस्तों पूरा रॉक गार्डन आप देख रहे हैं ना, पूरा ये दार्जिलिंग की मेन सिटी से 10 किलोमीटर दूर है। अलग नहीं है, थोड़ा स्टीप पर पड़ता है, नीचाई की तरफ पड़ता है, ढलान है काफ़ी। तो आप टूरिस्ट गाड़ी में यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे आप अपनी पर्सनल टू व्हीलर पर भी आ सकते हैं।
अच्छा ये रास्ते भी है ऊपर जाने का, मगर यहाँ से ऊपर से सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट ही है देखा जाए तो। यहाँ से आप जाओगे तो झरने की तरफ आप जा सकते हो, जैसे और हिल स्टेशन में होता है झरना, वैसे ही यहाँ पर भी वाटरफॉल। तो ये ऊपर से आ रहा है, ओ भाई वो ऊपर से। वैसे दोस्तों दार्जिलिंग जो है ना वो अपनी चाय के लिए यानी कि टी गार्डन के लिए बड़ा मशहूर है, और टूरिज़्म भी इसी वजह से यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर, टी गार्डन देखने के लिए, क्योंकि भाई दार्जिलिंग की चाय बहुत मशहूर है भाई। मगर ये वाली बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, जैसे यहाँ के लोकल ड्राइवर मुझे बता रहे थे भैया, कह रहे थे कि एक समय बाद यहाँ पर जितने भी टी गार्डन है सब बंद हो जाएंगे। कोई खैर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा शायद। यहाँ से भी नज़ारा देखो दोस्तों, खूबसूरत तो बहुत बनाया हुआ है। ये नीचे से हम आए हैं ऐसे, और ये वाटरफॉल काफ़ी ऊपर है। यह है दोस्तों मेन झंडा पॉइंट, मेन पॉइंट आ गए। फिर नीचे से आए हैं, ये रहा। थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों इस व्लॉग का एंड में यहीं पे कर रहा हूँ। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे अभी और भी हमें दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करना है। मगर ये व्लॉग अभी यहीं तक का था। नेक्स्ट व्लॉग में आपको आगे और घूमने को मिलेगा, दार्जिलिंग कहाँ कहाँ घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद।